ऑल स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में पाठ 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। पहले कामता नाथ जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 22 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और 25 मई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। लाख की चूड़ियों के बारे में उन्होंने बताया है कि लाख की हम देखते हैं कि लाख भी एक पदार्थ होता है। जिस तरह से शीशा, प्लास्टिक, शीप ये सब पदार्थ होते हैं, इनकी भी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनती हैं। उसी तरह से लाख की भी बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनती हैं जिन्हें हम शादी विवाह शुभ अवसरों पर महिलाएं पहनती हैं। लेखक कामता नाथ जी ने प्रस्तुत कहानी में अपने बाल्यकाल की स्मृतियों को कहानी के रूप में उभारा है। देखिए, हम इसका अध्ययन करते हैं। सारे गांव में, लेखक कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का जो सबसे बड़ा चाव यानी शौक़ यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। इसमें लेखक इस वाले पेज नंबर 5 में ये समझाना चाहते हैं कि लेखक जब अपने मामा के घर जाते थे तो वहाँ पर उन्हें सारे गांव में जो सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था वो बदलू लगता था। बदलू क्या काम करता था? बदलू एक मनिहार था। वो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और लेखक को छोटी छोटी सी गोलियाँ बना करके रंग बिरंगी लाख की लेखक को भी दे देता था। इससे लेखक का जो मन था वो इस तरह की गोलियाँ थीं कि उनका मन भी मोहित हो जाता था। आगे लेखक कहते हैं कि वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था कि उनका जो ननिहाल था जिस गांव में था तो सब उनके तो सब मामा हुए उस गांव में, लेकिन सभी गांव के लोग उनको बदलू काका कहते थे। तो इसीलिए लेखक कामता नाथ जी भी बदलू मनिहार को काका ही कहकर बुलाते थे। गांव के सभी बच्चे उन्हें उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। बगल में एक भट्टी देखती थी। भट्टी में क्या करते थे? वो भट्टी में लाख को पिघलाते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वे उसे सलाख यानी धातु की छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देकर पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगेरियाँ क्या होती हैं? मुंगेरियाँ होती हैं मुठियादार लकड़ी, यानी जो चीज़ों को गोल करने के काम में आती है, ठोकने पीटने के काम में आती है, उसे कहते हैं हम मुंगेरियाँ। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वे उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वे उन पर रंग करते थे। पहले वो मुठियादार पर गोल गोल उनको आकार देते, फिर उनको सब पर रंग करते। बदलू ये कार्य सदा एक ही मचिए यानी खाट मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। कि ये जो सारा कार्य करते थे, चूड़ियाँ बनाने का, उन पर कलर करने का, रंग करने का, ये सारा कार्य जो बदलू मनिहार करते थे एक मचिया पर यानी एक पुरानी सी खाट पर बैठकर करते थे। बगल में ही एक हुक्का रखा रहता था जिसे वे बीच बीच में पीते रहते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहकर बुलाते थे। कि बदलू मनिहार जो थे वो लेखक को लला कहकर बुलाते थे। और लेखक का जो सारा अधिकतर समय था, जब वो अपने मामा के घर जाते थे तो उनका सारा दोपहर का जो समय था वो बदलू मनिहार के पास ही व्यतीत होता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए भी एक मचिया मंगा देते कि जैसे ही लेखक पहुंचते थे तो मनिहार जो थे बदलू मनिहार उनके लिए भी एक मचिया यानी खाट मंगा देते थे। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे
बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की हाथ की कलाई हो। और वो ऐसा लगता था कि वो किसी बेलन पर उसको चढ़ाकर गोल नहीं कर रहे हैं, कलर नहीं कर रहे हैं। वो देखकर जोड़ा ऐसा लगता था जैसे किसी दुल्हन की कलाई पर जोड़ा सजा हो। बाकी चैप्टर का आप अध्ययन करें, इस पाठ में क्या बताया गया है बाकी मैं आपको कल समझाऊंगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी का आगे का अध्ययन करते हैं। उसमें क्या बताया गया है। बदलू मनिहार था कि बदलू एक मनिहार था, यानी मनिहार चूड़ियाँ बनाता था, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाना उसका एक पैतृक पेशा था, यानी पुश्तैनी काम था उसका। दादा परदादाओं के पीढ़ी दर पीढ़ी चला जो काम आता है उसे हम पुश्तैनी कहते हैं। वास्तव में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत यानी बहुत ही ज़्यादा बिक्री, खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता नहीं था, चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय यानी कि जो बदलू मनिहार था वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। पहले गाँवों में यही रीति व परंपरा थी कि चीज़ के बदले चीज़ ले जाना। वस्तु विनिमय का तरीका कहलाता है कि जैसे लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते, चावल, धान, अनाज या कुछ भी चीज़ दे करके उसके बदले में वस्तु ही लेते थे। लेकिन आज तो ऐसा गांव में भी माहौल नहीं है, पैसों से ही चीज़ें ली जाती हैं। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वे अवश्य जिद पकड़ लेता था कि जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वे सारी कसर निकालता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी तो होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वे बिगड़ गया और उसको मनाने में समय ही लग गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी वो बिना पैसों के चूड़ियाँ दे देता था, लेकिन शुभ अवसरों पर वो मन चाहे पैसे ले लेता था। सारी कसर शुभ अवसरों पर निकाल लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वे कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वे अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठना यानी दुखी होना, चिढ़ जाना, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी उनको सुना देता। मुझे तो वे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी मेरे शहर के जीवन के बारे में। कामतानाथ जी कहते हैं कि बदलू मनिहार मुझसे बहुत बातें करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। यानी इसमें कहना चाहते हैं, बदलू मनिहार कहना चाहते हैं कि शहर का जीवन अलग है और गाँव का जीवन अलग है कि और फिर भी उसकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कि शहरी जो जीवन है उसमें लोकलाज नहीं होता है, लेकिन गांव का जो जीवन है उसमें लोकलाज होता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई मार बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा लेता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां बनाता। सबसे अच्छा वो उसे इसलिए लगता था क्योंकि वो उसे लाख की सुंदर सुंदर चाहे 2 गोली रोज़ देता, लेकिन बना करके हमेशा देता। बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ लेखक चले जाते और आधा 1 महीने रहकर स्कूल खुलने पर वापस आ जाते। 2-3 बारी भी अपने मामा के यहाँ गए होंगे। तभी मेरे पिताजी का दूर शहर में बदली हो गई। लंबी अवधि तक मैं अपने मामा की गांव नहीं जा सका। लगभग 8-10 वर्षों तक जब मैं वहाँ गया, 8-10 वर्षों के बाद में लेखक जब अपने मामा के गाँव गए तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रही। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात
यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर गिर गई, उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। मामा उस समय घर पर नहीं थे, मरहम पट्टी करनी थी। तभी मुझे बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उनसे मिल भी आता हूँ और शाम को घूमते घामते घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए। उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारते रहे। यानी बदलू काका ने लेखक को पहचाना नहीं, क्योंकि जब वो अपने मामा के यहाँ जाते थे तो वो बहुत छोटे थे और 8-10 साल बाद में गए तो वो काफ़ी बदल गए थे, काफ़ी। बाकी के पाठ का अध्ययन हम कल करेंगे। आप इसको रीड करिए। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बाकी बची हुई कहानी को आज हम पूरा कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका। उन्होंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आग के पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने कहा कि मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। वो भी इतने बदल चुके थे और मुझ में भी बहुत परिवर्तन हो गया था। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, तब उन्होंने मुझे पहचाना। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, जाओ, आओ 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 लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दस्ती दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही वो भट्टी कि जिसमें वो लाख पिघलाते, ना तो उन्हें उनकी भट्टी नज़र आई और ना ही उनकी वो खाट नज़र आई जिस पर बैठकर वो ये सारा काम करते थे। आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में तो कांच का प्रसार प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। लाख में कहाँ संभव है। इसमें बदलू मनियार कहते हैं कि गांव में जब से शहरीकरण हुआ है, यानी जब से मशीनों के द्वारा काम शुरू हो गया है, तब से जो अच्छे अच्छे जो कारीगर हैं, जो हाथ से बहुत सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो बढ़िया कारीगर हैं, वो बिल्कुल ही निठल्ले बैठे रहते हैं। उनकी सारी रोटी रोजी छिन गई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। आज तो देखते हैं हम, खेती भी मशीनों से होती है लला। लेखक ने कहा कि लला, खेती भी यहाँ मशीनों से होती है। सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब निठल्ले ही बैठे रहते हैं। इसलिए मैं अब कोई चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता हूँ। लाख कहाँ संभव है। अब तो कांच की चूड़ियों का प्रसार और प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है ना लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वे देर तक खांसते रहे। मुझे लगा कि उन्हें दमा है। लेखक ने सोचा कि बदलू मनिहार को दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आईं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक ने देखा कि बदलू मनिहार के अंदर बहुत बड़ी कोई व्यथा, यानी कोई दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक उन्हें सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कि जैसे जैसे मशीन का युग आता गया, एक ही मशीन कई व्यक्तियों का काम कर लेती है। उसने कुशल कारीगरों के हाथों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहले तो बदलू मनिहार और लेखक घंटों बैठे बैठे बातें करते रहते थे। बिल्कुल दोनों में से कोई चुप नहीं रहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, मशीनी युग आ गया, मशीन से सारे काम होने लगे, खेती होने लगी, तो बिल्कुल ही वो शांत रहे, जो उन्हें, लेखक को बदलू मनिहार का शांत रहना भी अच्छा नहीं लगता था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी मेरी ओर बात करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई
बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वे हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा लिया करता था। यानी बखत यानी एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर यानी अपनी उंगली अपने हाथ में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी, सुंदर लग रही थी। कि बदलू मनिहार की जो बेटी थी उसने जो गोरी गोरी कलाइयों में जो चूड़ियाँ पहन रखी थी लाख की, वो लेखक को बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसके हाथों में बहुत ही फव रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। कि जमींदार साहब की बेटी का जब विवाह हुआ था तो उनकी बेटी के लिए मैंने यही जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यहाँ पर उनका बदलू मनिहार का स्वाभिमान झलकता है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। बदलू मनिहार का जो व्यक्तित्व था वो कांच की तरह टूटने वाला नहीं था। वो जिंदगी में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जो व्यक्तित्व था दृढ़ संकल्पी था। इसलिए इस कहानी में कामतनाथ जी ने अपनी बाल स्मृतियों को कहानी के रूप में दिया है कि बदलू मनिहार के बारे में बताया है कि किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह से वो उनकी आव भगत करते थे। जब वो उनके अपने मामा के यहाँ गांव जाते थे तो बदलू मनिहार के यहाँ भी लेखक जाते थे। और धीरे धीरे जब गाँव का शहरीकरण हुआ, किस तरह से काम करना सब कुशल कारीगरों का बंद हो गया और मशीनी युग आने से गांव की जो सारी रौनक थी वो सब खत्म हो गई। और इसी पाठ को इसमें दर्शाया गया है। बच्चों अब आप रीड करिएगा, इसको पाठ को पढ़िएगा। हम पाठ 1 और पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न करेंगे कल। धन्यवाद।